टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसके अंदर जो फर्स्ट रिएक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर अगर हम मीनिंग इसका देखें तो कॉम्बिनेशन कंबाइन से मिलकर बना है। तो कंबाइन मतलब जो रिएक्टेंट्स है वो कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट अगर देते हैं तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि आप देख सकते हो कि दो रिएक्टेंट्स हैं यहाँ पर, H2 भी है और Cl2 भी है, पर प्रोडक्ट यहाँ पर कितना बन रहा है, 1 ही बन रहा है। इसके साथ में कोई अदर बाई प्रोडक्ट है वो नहीं फॉर्म हो रहा है। उसी तरीके से नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, तो N2 + 3H2 गिव्स अस 2NH3। तो यहाँ पर भी ये दोनों कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म कर रहे हैं, कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, साथ में कोई अदर प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हो रहा है, तो ये भी इसी कैटेगरी में आएगा। एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये दोनों कंबाइन होंगे तो भी यहाँ पर बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि अगेन सिंगल प्रोडक्ट है, इसके साथ में कोई बाई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा है, तो इसको इन रिएक्शंस को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो वापस आप समझ लो, कॉम्बिनेशन कंबाइन से मिलकर बना है, रिएक्टेंट्स कंबाइन होंगे और एक अगर सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होता है तो उसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम में इसी तरीके से समझना है, एक ही प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है, कोई बाई प्रोडक्ट नहीं है, रिएक्टेंट 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, बट प्रोडक्ट यहाँ पर एक ही बनेगा, तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर नेक्स्ट आता है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोज होना मतलब ब्रेक डाउन होना, टूटना। तो यहाँ पर रिएक्टेंट है वो सिंगल होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, रिएक्टेंट है वो सिंगल होगा, पर वो टूटकर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकता है, और काफ़ी केसेस में 3 प्रोडक्ट्स भी हैं वो देखे गए हैं। तो यहाँ पर डीकम्पोजिशन को हम मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि डीकम्पोज होना मतलब टूटना, और जब भी किसी भी चीज़ को हमें तोड़ना होगा तो कुछ एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। अब वो एनर्जी आप हीट की फॉर्म में दे सकते हो, सनलाइट की फॉर्म में दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दे सकते हो। तो सबसे पहले अगर हमने किसी सब्सटेंस को अगर हीट किया, रिएक्टेंट को हमने हीट किया, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट किया तो ये 2 पार्ट्स में टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। CO2 यहाँ पर गैस है और कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो सॉलिड पार्ट रहेगा, इसमें ये टूट जाएगा और हीट की प्रेजेंस में हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं थर्मोलाइसिस। थर्मो मतलब हीट, थर्म का मतलब हो गया हीट, हीट की वजह से यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इसको कहेंगे थर्मोलाइसिस। उसके बाद में इसी तरीके से डेल्टा का मतलब हीट का साइन है, हम पूरा हीट नहीं लिखकर यहाँ पर डेल्टा का साइन बना रहे हैं। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, केमिकल लैंग्वेज के अंदर इसको डेल्टा को हीट का सिंबल है वो माना जाता है। फिर आगे आता है पोटेशियम क्लोरेट, अगेन इसको हीट किया, इट विल ब्रेक डाउन इनटू पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर भी हीट करने पर ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर, स्मॉलर कंपाउंड्स के अंदर है वो टूट जाएगा, और इसको हम बोलेंगे थर्मोलाइसिस। फिर अगर सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड को अगर हम वहाँ पर इसका डीकम्पोजिशन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट से इसको हीट मिलेगी, और जैसे हीट मिलेगी तो ये अपने स्मॉलर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के अंदर टूट जाएगा, तो ये टूटेगा Ag + Br2 के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट आता है वाटर। वाटर को अगर हम इलेक्ट्रोलाइज करवाते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इसका ब्रेक डाउन करवाते हैं, तो ये टूट जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। अब हाइड्रोजन के आगे जो नंबर लिखा हुआ है दैट इज़ 2, ऑक्सीजन के आगे कुछ, ऑक्सीजन गैस के आगे कुछ नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो रेशियो यहाँ पर रहेगा गैसेस का 2:1। ये 2:1 जो रेशियो है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या रहता है, तो रेशियो यहाँ पर रहेगा 2:1। फिर नेक्स्ट टाइप आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है किसी एक चीज़ को दूसरे के थ्रू रिप्लेस करवाना। अब कौन रिप्लेस करेगा, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव मेटल को वहाँ से डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो कम रिएक्टिव जो मेटल होगा उसको उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देगा और ख़ुद उसकी जगह पर आ जाएगा। जैसे जिंक नाइट्रेट, Ag की जगह आ गया जिंक, और यहाँ से बाहर कौन निकल गया, सिल्वर, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, जो लेस रिएक्टिव होगा वो बाहर निकल जाएगा और ये होगा मोर रिएक्टिव। इसी तरीके से Fe + CuSO4, तो Fe है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, वो कॉपर को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देगा और ख़ुद उसकी जगह आ जाएगा, बन जाएगा FeSO4 + Cu। इसी तरीके से एल्यूमिनियम के साथ में अगर फेरस सल्फेट है तो एल्यूमिनियम Fe को रिप्लेस कर देगा और ख़ुद उसकी जगह पर आ जाएगा और बना लेगा एल्यूमिनियम सल्फेट + Fe। फिर आता है नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर
दोनों ही यहाँ पर जो आयंस है वो आपस में अपनी पोजीशंस है वो एक्सचेंज करेंगे। जैसे सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl, तो नाइट्रेट Na के पास चला जाएगा और Cl है वो Ag के पास चला जाएगा। तो दोनों आयंस आपस में अपनी पोजीशन है वो इंटरचेंज करेंगे। तो Ag के पास में Cl, Na के पास में NO3, तो बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। इसी तरीके से एक जो आपके प्रैक्टिकल में भी इंक्लूडेड है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, इसकी जगह सोडियम सल्फेट भी हो सकता है, पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बेरियम सल्फेट, जिसको हम कहेंगे PPT प्रेसिपिटेट, जो नीचे जाकर टेस्ट ट्यूब के अंदर सेटल डाउन हो जाता है और साथ में बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में एक जो कंपाउंड है वो PPT की फॉर्म में टेस्ट ट्यूब के अंदर नीचे जाकर सेटल डाउन हो जाएगा और प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे जाकर सेटल डाउन होने की वजह से इस रिएक्शन को नाम दिया गया है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा प्रेसिपिटेशन क्या होता है या प्रेसिपिटेट क्या होता है। तो जो सॉल्यूशन है उसमें जो इनसॉल्युबल पार्ट होता है जो नीचे जाकर टेस्ट ट्यूब के अंदर सेटल डाउन हो जाता है, तो वो कहलाता है PPT और इसका फुल फॉर्म है प्रेसिपिटेट।